Hello dear friends, welcome to the Pharmastar Academy, welcome to the bright future and once again welcome to our series. So let's start today's session. आज का first question है a completed new drug has phase 1 clinical trial in USA. The pharmaceutical company wants to do the multicentric multinational trial including in India. The firm will apply in India to conduct phase 1 trial, phase 2 trial, clinical trial और फार्माकोलिमेट्रिक डाटा ट्रायल। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट इंडिया में कौन सा ट्रायल होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेज 2 ट्रायल। फेज 1 तो हो चुका है, क्लिनिकल ट्रायल मतलब ये फर्स्ट आएगा ना, फेज 1 से भी फर्स्ट आएगा, तो फेज 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बाद प्री क्लिनिकल नहीं होगा, तो नेक्स्ट स्टेप होगी फेज 2। Then next question है the license to import the drug for the purpose of examination and test of analysis is issued on which one of the following form? तो जुडिस काफी इम्पोर्टेंट है एक एग्जाम के लिए, वहां से फॉर्म नंबर मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? लाइसेंस टू इम्पोर्ट द ड्रग फॉर पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट ऑफ एनालिसिस। तो एग्जामिनेशन के लिए, एनालिसिस के लिए जो लाइसेंस होता है इंपोर्ट करने के लिए, ड्रग इंपोर्ट करना है हमें किस लिए? एग्जामिनेशन और एनालिसिस के पर्पस से। तो कौन से लाइसेंस कौन से फॉर्म में होगा? फॉर्म 11, फॉर्म 20, फॉर्म 21 और फॉर्म 29। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म 29, बिकॉज फॉर्म 11 जो होता है इट इज इशूड फॉर लाइसेंस टू इंपोर्ट द ड्रग्स अदर देन द शेड्यूल एक्स फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पर हम एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए इंपोर्ट करने वाले हैं। जो 11 होता है वो किसके लिए होता है? सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 20 जो होता है सेल, स्टॉक और एग्जिबिट द ड्रग अदर देन शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स, रिटेल लाइसेंस बोल सकते हैं। जो फॉर्म 21 होता है वो भी सेल, स्टॉक और शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के लिए होता है। सो फॉर्म नंबर 21 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज Objectionable Advertisements Act 1954 applies to all except। तो लोकेशन दिए गए देखो, दादरा एंड नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड पुडुचेरी। तो जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो यहाँ पर तीन ऐसी जगह है जहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन एक जगह पर नहीं होता, और एक जगह जम्मू एंड कश्मीर। So Dadra and Nagar Haveli is union territory and the act applies to all union territories. अंडमान निकोबार आइलैंड इज एन यूनियन टेरिटरी और एक्ट का एप्लीकेशन यहाँ पर भी होता है, पुडुचेरी में भी होता है, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक्सक्लूड किए गए हैं एप्लीकेबिलिटी से। तो सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोडोसिंग स्टडीज आर डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। माइक्रोडोसिंग स्टडी कब किए जाते हैं? फेज 1 से पहले, फेज 2 से पहले, फेज 3 से पहले या फिर फेज 4 से पहले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेज 1 से पहले माइक्रोडोसिंग स्टडी किए जाते हैं। माइक्रोडोसिंग स्टडी इज नथिंग बट दी फेज 0 स्टडी। तो 1 से पहले क्या आएगा? 0 आएगा ना। इट इज कंडक्टेड बिफोर दी फुल फेज 1 टू स्टडी दी फार्माकोकाइनेटिक एट सब थेराप्यूटिक डोज। मिनिमम डोज, माइक्रो डोज प्रोवाइड करके फार्माकोकाइनेटिक का स्टडी करने के लिए ये फेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सीरियस एडवर्स इवेंट इन द क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सेप्ट। क्लिनिकल ट्रायल जब करते हैं, ह्यूमन स्टडी जब की जाती है, तो सीरियस एडवर्स इवेंट होते हैं सब कुछ, लेकिन कौन सा नहीं है इसमें से? डेथ सीरियस है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ये भी है, परमानेंट डिसेबिलिटी ये भी है, ईसीजी चेंजेस सीरियस नहीं कह सकते। कब तक नहीं कह सकते? जब तक कि ईसीजी चेंजेस की वजह से डेथ या फिर कुछ डिसेबिलिटी ना हो जाए, तब तक हम ईसीजी चेंजेस को सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं बोल सकते। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूपीएससी डीआई में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एस ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अप्लाइज टू। इसके लिए आपको A to Z शेड्यूल पता होने चाहिए, तो शेड्यूल एस के बारे में पूछा है। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये आपका लगता है ना।
टेस्ट ऑफ पॉइजन ये तो ई में आता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग ये पी में आता है, यस में क्या आता है कॉस्मेटिक्स, यस से क्या आता है सुंदर, सुंदर सुंदर बनने के लिए क्या जरूरी है कॉस्मेटिक। ठीक है, तो बाकी शेड्यूल भी को ट्रिक के साथ याद कराए एज वेल एज यूट्यूब का जो लेक्चर है वहां पर भी अवेलेबल है, यू कैन सी दैट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द जीएलपी सर्टिफिकेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग द डाटा एंड सैंपल इन अ क्लिनिकल ट्रायल इज, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अचीव द डाटा एंड सैंपल्स, टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट, स्टडी डायरेक्टर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और क्यूए डिपार्टमेंट। डाटा को अचीव करना जिम्मेदारी होती है टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट। बाकी लोग क्या करते हैं फिर स्टडी डायरेक्टर स्टडी कंडक्ट कराता है, क्यूए का काम क्या होता है ऑडिट करना। ओके, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर क्या करता है साइट एक्टिविटीज को हैंडल करता है। तो अंडर ओईसीडी जीएलपी अचीविंग इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स आर टू बी कैरिड आउट एज पर शेड्यूल सी एंड C1 यूजीसी गाइडलाइंस, शेड्यूल वाई और इंसा गाइडलाइंस। तो रिलेटेड ही नहीं है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर के लिए कैरी आउट किए जाते हैं दैट आर अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल वाई। शेड्यूल सी एंड C1 में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आता है और यूजीसी इंसाई इररिलेवेंट है। नाइन क्या है फेज 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज परफॉर्म बिफोर ड्रग अप्रूवल, आफ्टर ड्रग अप्रूवल, ड्यूरिंग फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, ड्यूरिंग फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। फेज 4 मतलब क्या होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस मतलब क्या मार्केटिंग होने के बाद आफ्टर द ड्रग अप्रूवल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिफोर अप्रूवल फेज 1 to 3 किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ WHO गाइडलाइंस, OECD गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, ISO गाइडलाइंस। तो पहले जो एक जीएलपी वाला क्वेश्चन आया था वहाँ एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था जीएलपी किसके बेसिस पर होता है OECD गाइडलाइंस। का काम क्या है जीएमपी गाइडेंस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ISO क्वालिटी सिस्टम है। ठीक है, मिनिस्ट्री इट इज नॉट बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPCSEA डील स्पीक। सबसे पहले इसका लॉन्ग फॉर्म याद करो क्या है CPCSEA लॉन्ग फॉर्म में ही आंसर छुपा है GLP, GCP, GMP और इथिकल इश्यूज ऑफ यूज ऑफ लैबोरेटरी एनिमल्स। एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इथिकल इश्यू ऑफ यूज ऑफ लैबोरेटरी एनिमल्स। क्या होती है कमिटी होती है फॉर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। The next question है Schedule X of the Drugs and Cosmetic Act and Rules deals with। Schedule X यहाँ पर फिर से शेड्यूल से क्वेश्चन आया है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर हैबिट फॉर्मिंग एंड लाइकली टू बी मिसयूज्ड। इसे हम नार्कोटिक बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं। शेड्यूल एक्स में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ये एफएफ में आता है, रिक्वायरमेंट फॉर जीएमपी ये तो यम होता है और लाइफ पीरियड पी होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ज्वाइन द फ्री टेस्ट सीरीज आपको फार्मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, फिर आप फ्री टेस्ट सीरीज पर अगर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर फ्री टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म ऑफ एवरी पेटेंट इन इंडिया अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग। ओके, डेट ऑफ फाइलिंग से पेटेंट का टर्म कितने दिन के लिए होता है, ड्यूरेशन क्या होता है 10 इयर्स, 14 इयर्स, 20 इयर्स और 24 इयर्स। पेटेंट का ड्यूरेशन होता है 20 इयर्स इन इंडिया अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 एंड अमेंडेड 2005 term 20 years from the filing. Next question है Schedule R of the Drugs and Cosmetic Act would apply to। फिर से शेड्यूल से क्वेश्चन आया है देखो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड हाइजीन कंडीशन फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा ड्रग्स की ये शेड्यूल टी में आता है ना। देन रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर यूनानी ड्रग्स ये भी नहीं आएगा इसमें।
स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स सही है। स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस ये तो M1 में आता है, ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक, बाकी क्यों नहीं आते, बिकॉज उसका शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रग इज कॉल्ड एज स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अ ड्रग इज कॉल्ड स्पूरियस ड्रग इफ इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री वेयर इट इज अप्रूव्ड, it has been mixed by another filthy substance, okay, it is manufactured by loan license by another company, a container resembles the product of another manufacturer। तो देखो, अगर इंपोर्ट किया है, जहां पर अप्रूव हुआ है किसी और कंट्री से इंपोर्ट किया तो उसे स्पूरियस ड्रग हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें फिल्थी सब्सटेंस हो तो भी उसे स्पूरियस नहीं बोला जाता, एडल्ट्रेटेड बोला जाता है, ठीक है। देन मैन्युफैक्चर्ड बाय द लोन लाइसेंस से मैन्युफैक्चर करना है तो लीगल है ना, उसे स्पूरियस नहीं बोल सकते, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Then next question है, which one of the following is not a drug as per Drug and Cosmetic Act 1940। ड्रग की डेफिनेशन में कौन नहीं आता है, एंटीसेप्टिक ड्रग है, एम्प्टी कैप्सूल्स है, मॉस्किटो रिपेलेंट, यस, कार्बोनेटेड ओरल ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ड्रग की कैटेगरी में आते हैं क्या, नहीं आते, वही तो पूछा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 द लिस्ट ऑफ डिसीज और एलिमेंट्स which a drug may not purport to prevent or cure or may claim to prevent or cure is mentioned in। पूछा क्या यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू द डीएनसी एक्ट एंड रूल्स 1945 ऐसे डिसीजेस जो क्योर नहीं हो सकते हैं या फिर उन डिसीजेस के लिए मतलब एक पर्टिकुलर दवाई का नाम लेकर ये दवाई से ये डिसीज क्योर होगा ऐसा क्लेम करना भी गलत है। तो ऐसे ड्रग्स कौन से शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल जे, शेड्यूल पी, शेड्यूल वाई और शेड्यूल एम। एम किसके लिए होता है, जीएमपी के लिए होता है, वाई क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है, पी शेड्यूल पी किसके लिए होता है, लाइफ पीरियड, ओके, बैच साइज वहां पर आता है, शेड्यूल जे इज द करेक्ट आंसर। Then next question है, which one of the following person is not an ex officio member of Drug Technical Advisory Board। DTAB का एक्स ऑफिसर मेंबर नहीं है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज अदर्स आर दी ex officio members but ICMR is not the member of the ex officio member of the DTAB। next question है, approval for grant of license of drug testing facilities is issued in। लाइसेंस ग्रांट करना है, ठीक, उसके लिए अप्रूवल चाहिए, तो कौन सा फॉर्म इशू किया जाता है, फॉर्म नंबर 39, फॉर्म नंबर 36, फॉर्म नंबर 37 और फॉर्म नंबर 38। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म नंबर 39। 38 होता है वो लाइसेंस फॉर टेस्टिंग ड्रग्स एंड अप्रूवल फॉर टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन, जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी अप्रूवल के लिए 39 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमिशन टू इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर द न्यू कॉस्मेटिक इन इंडिया। कि कॉस्मेटिक के लिए कौन सा फॉर्म होता है, कॉस 5, कॉस 7, कॉस 3 और कॉस 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस 3। ठीक, परमिशन टू इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर दी न्यू कॉस्मेटिक्स इन दी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following schedule of drugs and cosmetic rules 1945 gives the requirement of factory premises, plant and equipment etc. for manufacture of medical devices। मेडिकल डिवाइसेस के लिए कौन सा शेड्यूल है, यही पूछा गया है। शेड्यूल एम जीएमपी होता है, M1, M2 एंड M3। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा M1। शेड्यूल M1 मेडिकल डिवाइसेस के लिए होता है, उसके बाद जो M2 होता है वो कॉस्मेटिक जीएमपी आता है और शेड्यूल M3 QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following activity is not true in the case of current good manufacturing practices? Okay. CGMP के अंडर कौन सी केस नहीं आती है? मेंटेनेंस ऑफ कंप्लेंट फाइल्स, स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फिनिश्ड ड्रग प्रोडक्ट्स, नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट फॉर द प्रोसेसिंग एक्टिविटी. नॉन रिक्वायरमेंट होती है कि टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट कंटेनर सही है. यहाँ पर नॉट पूछा है, ट्रू कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी. CGMP requires proper equipment, complaint files, stability studies, container testing सब कुछ मैंडेटरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल डिवाइसेस अंडर द मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 हैव बीन क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? क्लास 1 to 4, क्लास O to R, क्लास A to D और क्लास 1 to 4. तो मेडिकल डिवाइसेस का जो क्लासिफिकेशन होता है क्लास A to D में होता है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो लो रिस्क, लो टू हाई रिस्क के, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, इस तरह से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, द चेयरमैन ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग कमेटी इन इंडिया. के IND कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो IND का चेयरमैन होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. Okay, because जो Secretary Department of Health Research Policy Level Authority, it is not a IND Committee Chairman. Then जो DGHS होता है वो Superior Administrative Authority है. Okay, not IND Committee में आता, IND Committee में नहीं आता है. और जो Secretary Department of Biotechnology का होता है वो क्या करता है? बायोटेक प्रमोशन को हैंडल करता है, रिसर्च को हैंडल करता है, नॉट ड्रग रेगुलेटरी अप्रूवल. ड्रग रेगुलेटरी अप्रूवल से उसका रिलेशन नहीं है. लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन. एप्लीकेशन पूछा है यहाँ पर. पहले एक क्वेश्चन था कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, वो लाइसेंस के बारे में था. ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? एप्लीकेशन करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टू मैन्युफैक्चर द कॉस्मेटिक्स फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर करनी है. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देना होगा. तो एप्लीकेशन कौन सा होता है? एप्लीकेशन फॉर्म कॉस 3, कॉस 5, कॉस 6 और कॉस 7. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म कॉस 5. पहले जो देखा था वो 3 वाला था. तो जो 3 वाला होता है वो किसके लिए था? टू इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चर द न्यू कॉस्मेटिक इन इंडिया, परमिशन के लिए. एप्लीकेशन कॉस 5 होता है. 6 जो होता है लोन लाइसेंस और 7 जो होता है सेल्फ सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लायंस ऑफ द GMP. तो आज के 25 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं. 25 से आपके क्वेश्चन कितने सही आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. अगर कुछ सजेशन हो, कुछ डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.